तो हमारे पास क्या मुद्दा है भाई? अगर डिस्कशन भी करना है कि आज हमको? या आगे पढ़ लें आज? आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है भाई, आगे पढ़ लेते हैं। देखो भाई, गॉस लॉ के ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एग्जाम्पल लेने हैं तो एग्जाम्पल ही लेंगे। पिछली क्लास में तुम्हें याद हो तो अपन ने एक सवाल किया था जिसमें मैंने क्या कहा था, एक स्क्वायर सरफेस हमने कंसिडर करी थी और उस स्क्वायर सरफेस के सेंटर के से ऊपर, है ना, और अगर उस स्क्वायर सरफेस की साइड ए है तो a/2 डिस्टेंस सेंटर के ऊपर एक पॉइंट चार्ज रख दिया था और हमने कहा था कि भाई उस स्क्वायर सरफेस में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो कैलकुलेट कर। अभी हमने क्या किया, एक एक पॉइंट चार्ज क्यू को हमने एक पॉइंट चार्ज क्यू को मैंने ए डिस्टेंस पे रख, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ए। ठीक है, सर सेंटर पे नहीं रखा है। सेंटर पे नहीं रखा, एक वर्टेक्स से ए डिस्टेंस के ऊपर रख। ठीक है, जितना साइड लेंथ है उतना ही डिस्टेंस ऊपर एक चार्ज को रख दिया। तो हमें पता लगाना है, कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस ए बी सी।
अभी तक मेरे पास कुछ आंसर्स आए हैं, उनमें से एक आंसर सही आया, दो आंसर सही आए। अच्छा देखो, देर आर मल्टीपल वेज टू लुक एट दिस प्रॉब्लम। एक तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ, फिर और भी तरीके से अगर किसी और ने सोचा है तो मेरे को बताना। देखो क्या है, जैसे ये ए बी सी डी स्क्वायर है, राइट। मैं क्या करता हूँ, ऐसे ही तीन स्क्वायर प्लेट और ऐड कर देता हूँ। ऐसे ही तीन स्क्वायर प्लेट हम और ऐड कर देते हैं। तो अब क्या होगा, मेरे पास एक 2A साइड का एक स्क्वायर फेस तैयार हो जाएगा, जिसके की सेंटर के से ए डिस्टेंस ऊपर एक चार्ज रखा हुआ। अब क्या मैं पुराने वाली प्रॉब्लम पे ही पहुंच गया एक तरीके से? नाउ हैव वी रीच्ड द ओल्ड प्रॉब्लम नाउ? इन चारों से मिलाकर के अब कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा? इन चारों से मिलाकर के जो फ्लक्स पास हो रहा होगा, वो पास हो रहा होगा Q/6 एप्सिलॉन। और ये चारों भी इस चार्ज के लिए सिमेट्रिकल सरफेसेस हैं, तो ये भी फिर 1/4 1/4 1/4 हिस्से में डिवाइड होगा। तो मैं 4 फाई को इतना लिख सकता हूँ, यानी फाई की वैल्यू कितनी आएगी, Q/24 एप्सिलॉन। सर 4 और 5 का क्या बोला आपने? भाई मैंने मान लिया कि ये जो ए बी सी डी है, इसमें से 5 फ्लक्स पास हो रहा है, तो इसके बगल वाली में से भी 5 पास होगा, इसमें से भी 5 पास होगा, इसमें से भी 5 पास होगा। होगा कि नहीं होगा बताओ? हाँ सर। तो चारों में मिलाकर के 4 5 हो गया। क्या ये 4 5 Q/6 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा? क्योंकि अब आप क्या कर सकते हो, वापस से एक 2A साइड का स्क्वायर बना सकते, क्यूब बना सकते हो। 2A साइड का क्यूब बना लो आप। बोलो भाई, क्या 2A साइड का क्यूब बना सकते हैं? सिक्स कैसे आया बेटे? ये 6 तो पिछले क्लास में आ गया था ना हमारा। भाई आप देखो, मान लो कि ये जो मैंने कलर किया हुआ है ना, इस पूरे पोर्शन में से कुछ एक्स अमाउंट ऑफ फ्लक्स पास होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये पूरी की पूरी जो बड़ा क्यूब बना है, इस बड़े क्यूब की 6 वॉल्स में से एक्स 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 फ्लक्स पास होगा कि नहीं होगा? एक्स 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 एक्स। तो 6x किसके बराबर होगा?
क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के, यानी x किसके बराबर होगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन। x क्या है, इस नीचे वाली पूरी सरफेस में से पास होने वाला फ्लक्स, इस पूरी में से, और x इज नथिंग बट 4 फाई। x इज मेड अप ऑफ 4 सिमेट्रिक सरफेसेस, तो फाई क्या आ जाएगा, क्यू बाई 24 एप्सिलॉन। क्या अब ये समझ में आया सबको? नहीं, ये एक्सप्लेनेशन तो क्या है, जो अभी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है वो तो मैंने जो करेक्ट आंसर है उसको एक्सप्लेन किया है। ये क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट कैसे आया, कैसे आया क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, एक बार फिर से आप सुन लो। मैंने क्या किया, मेरे को देखो फ्लक्स निकालना था सिर्फ इस ए बी सी डी में से, जो हमारा ओरिजिनल ओरिजिनल जो जिसमें से फ्लक्स निकालना था, वो सिर्फ इतना ही हिस्सा, अपने को सिर्फ इतने में से फ्लक्स निकालना। अभी बता रहा हूँ, एक बच्चा डाउट पूछ रहा है उसके मेथड में क्या गलती है, तुम्हारे मेथड में भी गलती बता रहा हूँ मैं बेटे, है ना। आई एम कमिंग टू दैट। सब लोगों को मैं एक बार ये वाला मेरा वाला मेथड समझा देता हूँ। तो इस एबीसीडी में से मुझे फ्लक्स निकालना है, मैंने कहा कि 5 फ्लक्स पास होता है, मैंने ऐसे 3 एरिया और ऐड कर दिए, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इन तीनों में से भी 5 पास होगा। और ये जो 4 5 है, 4 5 को मैंने थोड़ी देर के लिए एक्स मान लिया, यानी जो पूरा नीचे मैंने एरिया शेड किया हुआ है, इस पूरे में से एक्स फ्लक्स पास हो रहा है। मैंने क्या किया, ये नीचे जो बेस का पूरा शेडेड एरिया है, ऐसी ही दीवारें 4 खड़ी कर दी चारों तरफ, और ऊपर से भी एक दीवार ऐसी बना करके ढक दिया। अब जो वो चार्ज है वो इन पूरी की पूरी जो 6 दीवार है, 4 साइड वाली, एक ऊपर वाली, एक नीचे वाली, सबके लिए बिल्कुल सिमेट्रिक पोजीशन पे आ गया है। तो सारी दीवारों में से बराबर बराबर फ्लक्स पास हो रहा होगा। अगर नीचे वाले बेस में से टोटल फ्लक्स को एक्स बोल रहा हूं, तो लेफ्ट राइट आगे पीछे ऊपर नीचे सब में से एक्स पास हो रहा होगा। तो टोटल क्यूब में से कितना पास हो रहा है, 6x। और गॉस लॉ कहता है कि भैया मुझे एक्स फाई कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि पूरे क्यूब में से तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही पास होगा। हमने कहा ठीक है, पूरे क्यूब में से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट पास होगा, ये गॉस लॉ से पता है। इसको 6x लिख सकता हूँ, इसको 6x लिख सकता हूँ। तो x की वैल्यू पता चल गई क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, और x 4 फाई के बराबर है, तो फाई की वैल्यू पता चल गई x बाई 6, यानी के क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। क्या अब ये सबको समझ में आ गया, ये वाला मेथड सबको समझ में आ गया? जो बाकी लोगों ने आंसर दिया है उसके उनके आंसर में भी मैं गलती बताऊंगा। 64 कैसे हो जाएगा बेटे, क्यू बाई 64 कैसे हो जाएगा, 68 कैसे हो जाएगा, नहीं नहीं, क्यू बाई 24 होगा ना, मतलब ये कहाँ से ला रहे हो, 6 into 4 करना है। ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों ने क्यू बाई 3 एप्सिलॉन नॉट भी आंसर दिया है,
उनके मेथड में पहले गलती बता देते हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने Q/3 एप्सिलॉन नॉट कैसे लाए हैं इसका मुझे आइडिया लग रहा है कि वो कैसे लाए हैं। एक बच्चे ने बताया भी है कैसे लाए हैं। ये काफी पॉपुलर आंसर, गलत पॉपुलर आंसर है। देखो क्या है, उन्होंने कहा सर देखो यहाँ पर चार्ज रखा हुआ था, ये डिस्टेंस a थी, मैंने क्या किया, ऐसा एक क्यूब बना दिया, इस तरह का क्यूब बना दिया। अब ऐसा जब क्यूब मैंने बनाया तो क्या है, 3 फेसेस में से तो कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, है ना। मतलब अगर अपन नाम के हिसाब से चलें, ए बी, कैसे नाम दिया, कैसे दिया, नाम कैसे दिया, बी, ABCD, चार्ज यहाँ रखा था। उन्होंने कहा साहब हमने ऐसा क्यूब बना लिया। अब क्या होगा, देखो ABCD तो ये हो गया, इसको नाम दे देते हैं EFGH। तो अगर ये चार्ज यहाँ रखा हुआ है तो एक बच्चे ने क्या लॉजिक दिया, एक बच्चे ने कहा कि सर देखो इस चार्ज का जो फ्लक्स होगा वो EFGH में से 0 हो जाएगा। इस चार्ज का फ्लक्स BCHG में से भी 0 हो जाएगा। इस चार्ज का फ्लक्स CDEH में से भी 0 हो जाएगा। ये बात तुम्हारी बिल्कुल 100% सत्य है कि इन तीनों में से इस चार्ज का कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। अगला लॉजिक उसने कहा कि सर जो ABCD में से पास होगा वही फ्लक्स ADEF में से भी पास होगा, और वही फ्लक्स ABGF में से भी पास। इस बात से भी मुझे कोई परहेज नहीं है, ये भी बिल्कुल ठीक, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही। लेकिन ये बोलना गलत है कि इस क्यूब में से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो Q/एप्सिलॉन नॉट के बराबर। इस क्यूब में से फ्लक्स Q/एप्सिलॉन नॉट पास नहीं हो रहा बेटे, ध्यान दो, क्योंकि ये क्यू चार्ज जो है ये बिल्कुल एज पे है ना, बिल्कुल कॉर्नर पे है, क्यू पूरा अंदर नहीं है। हाँ, आप ये जरूर सोच सकते हो कि इसका कितना हिस्सा इस क्यूब के अंदर है ना। तो इसका कितना हिस्सा इस क्यूब के अंदर है, यदि मैं ये वाली बात करूं तो देखो ये अपने आप में क्या है, एक छोटा सा स्फेयर है। चार्ज को छोटा सा स्फेयर मान सकते हो। इस स्फेयर का कितना हिस्सा क्यूब के अंदर आ रहा, तुमने सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन होता है इसका। कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, 1/8। तो जो गॉस लॉ कहता है वो क्या कहता है कि पूरे क्यूब में से जो फ्लक्स पास होगा वो चार्ज इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। चार्ज इनसाइड को आप लिख दो Q/8 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा Q/8 एप्सिलॉन नॉट, और इसको आप 3 के बराबर लिख दो, 3 के बराबर इसको लिख दो। तो यहां से भी आपके पास आंसर आ जाएगा, फाई की वैल्यू आ जाएगी Q/24 एप्सिलॉन। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? कॉर्नर वाले चार्ज का जो अंदर हिस्सा है
इनसाइड द क्यूब हिस्सा है वो q/8 है, और फिर उसको आप आगे 3 बराबर पार्ट में डिवाइड कर दो। ऐसा भी कर सकते थे, या एक बड़ा क्यूब बना लें, 2a साइड का क्यूब बना लें, है ना। तो हर साइड में से फ्लक्स, मतलब टोटल फ्लक्स q/ε0, 6 फेसेस सब में से बराबर, तो एक फेस में से q/2ε0, और नीचे वाला जो बड़ा फेस है वो 4 छोटे छोटे फेस से मिलके बना हुआ है, तो q/6ε0 को फिर 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो q/24ε0। ये 2 मेथड हैं इसके, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं साहब इस सॉल्यूशन को बताने के बाद एक बार पिछला वाला भी बता देना, तो ये रहा पिछला वाला। हो गया बेटे? देखो सर अभी 2 मिनट। देखो आपको क्या है, किसी ना किसी तरह से सिमेट्री इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, है ना। सिमेट्री इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, क्योंकि वी आर नॉट जस्ट अप्लाइंग गॉस लॉ, वी विल आल्सो यूज सिमेट्री आर्ग्यूमेंट्स, है ना। गॉस लॉ के साथ साथ हमको क्या करना है, सिमेट्री आर्ग्यूमेंट भी तो लगाना है। देखो जैसे और सवाल देता हूँ, थोड़ी और फीलिंग आपको आ जाएगी। अगले पेज पे चलेंगे। देखो मान लो हमसे कह दिया जाए कुछ ऐसा कि ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ठीक है, और it lies along one of the edges of a cube of side length L, ठीक है। इस वायर को चाहे तो अपन किसी और कलर में बना दें। एक मिनट।
ठीक है, मान लो अब कोई हमसे पूछे कि कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस ABCD। ABCD से कितना फ्लक्स पास हो रहा है ये कैलकुलेट करो। लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ वायर। लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ वायर इज लैम्डा। हाँ बच्चों, क्या आंसर आ रहा है? हम्म, दो सही एक गलत आंसर आया है अभी तक। अच्छा, इस वायर का क्यूब के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन होगा? वायर का क्यूब के अंदर कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/4 होगा। बिल्कुल सही बात है। वायर का क्यूब के अंदर कंट्रीब्यूशन 1/4। तो देखो, मैं इन सरफेसेस का नाम देना चालू करता हूँ। ABCD नाम दे दिया। अब इसको नाम दे देता हूँ EFG। तो देखो, किन किन सरफेसेस में से फ्लक्स जीरो पास हो रहा है, पहले मैं ये लिस्ट कर देता हूँ। किस किस में से फ्लक्स जीरो पास होगा, बताते जाओ भाई। व्हाट आर द सरफेसेस जिनमें से फ्लक्स जीरो पास होगा? फ्लक्स थ्रू ADHG, ये जीरो हो जाएगा। फ्लक्स थ्रू ABFG, ये जीरो हो जाएगा। फ्लक्स थ्रू EFGH, ये जीरो हो जाएगा। फ्लक्स थ्रू BCEF, ये भी जीरो।
ठीक है, तो 4 फेसेस ऐसे रहेंगे, ये ऊपर नीचे वाले दोनों और ये अगल बगल वाले दोनों, इन दोनों में से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। सिर्फ मतलब जिन जिन जिस भी फेसेस के प्लेन में ये वायर लाई कर रहा होगा ना, उनमें से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। ठीक है, फ्लक्स सिर्फ किस में से पास होगा, ए बी सी डी में से फ्लक्स पास होगा, और फ्लक्स पास होगा सी डी एच ई में से फ्लक्स पास। क्या इनमें से बराबर बराबर फ्लक्स पास होगा, क्या उसको फाई मान लें? इतनी बात कितने लोगों के समझ में आ रही है भाई? इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ। ओके, ओके बच्चों, वेरी गुड। अब क्या है, अच्छा अब इस पूरे क्यूब में से कितना फ्लक्स पास होगा? पूरे क्यूब में से कितना फ्लक्स पास होगा? उसके लिए गॉस लॉ लग जाएगा, लेकिन गॉस लॉ कहता है कि जो चार्ज अंदर हो उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करना पड़ेगा। टोटल चार्ज इस एल लेंथ का लैम्डा एल है, लेकिन उस लैम्डा एल का 1/4 हिस्सा ही इस क्यूब के अंदर है, तो लैम्डा एल बाई 4 एप्सिलॉन नॉट आएगा। और क्यूब में से जो फ्लक्स होता है वो इन 6 फेसेस के फ्लक्स का एडिशन ही तो होता है। क्यूब मतलब क्या है, 6 फेसेस। तो अब 4 से तो 0 हो गया, तो इस 5 थ्रू क्यूब को 2 टाइम्स 5 लिखूंगा, 2 5 को लिखूंगा लैम्डा एल बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। तो 5 की वैल्यू लैम्डा एल बाई 8 एप्सिलॉन नॉट आएगी क्या? देख लो बच्चों, क्या ये समझ में आ गया सबके? आंसर इसका आएगा लैम्डा एल बाई 8 एप्सिलॉन। सर लैम्बडा एल डिवाइड बाय 4 क्यों किया? लैम्डा एल डिवाइडेड बाई 4 क्यों किया? वही बेटे, जैसा हमने वहां पर क्यू बाई 8 किया था ना। वो इसके अंदर कितना कंट्रीब्यूशन है वो देखना पड़ेगा ना मेरे को। वायर का क्यूब के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन है वो देखना पड़ेगा, तो मेरे को अंदर कंट्रीब्यूशन बनाने के लिए को पूरी तरह से इसको क्यूब से ढकने के लिए आपको ऐसे 4 क्यूब और ऐड करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? ऐसे 4 क्यूब आपको और ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसका एक क्यूब के अंदर हिस्सा, अगर टोटल चार्ज इसका देखो, एल लेंथ का टोटल चार्ज क्या है, लैम्डा एल।
एल लेंथ का चार्ज है लैम्डा एल, लेकिन लैम्डा एल जो है वो अकेले इस क्यूब के अंदर तो नहीं है ना, एक दो तीन चार, चारों क्यूब के अंदर मिलाकर के लैम्डा एल है, तो एक के अंदर कितना है, लैम्डा एल बाई 4। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर आपने इन चारों फेसेस में से फ्लक्स जीरो क्यों किया। अरे भैया, मैं तुमसे पहले भी चिल्ला चिल्ला के पूछ रहा, तब तुमने कुछ बताया नहीं, कि मैं पूछ रहा सबको समझ में आ गया, देखो क्या है, कैसे किया जीरो। भाई इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ ना तुम, इस वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, किस डायरेक्शन में होता है, क्या वो ऐसे नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होती क्या। तो ये वाले जो फेस हैं, जो उनका मैंने नाम यहाँ पे लिखा है, उनके तो फील्ड लाइंस क्या होंगी, टच करते हुए निकल जाएंगे कि नहीं निकल जाएंगी, उनके तो फील्ड लाइन टच करते हुए निकल जाएंगे, तो क्या है, उनमें से कोई फ्लक्स पास नहीं। आई बात समझ में। एक वायर फील्ड कैसे प्रोड्यूस करता है, अपने परपेंडिकुलर प्रोड्यूस करता है ना, तो वायर अपने परपेंडिकुलर प्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा, तुम इमेजिन करो जैसे तुम्हारा एक कमरा है, कमरे के कोई एक एक एज कंसिडर कर लो, जो वर्टिकल एज है ना, अब उससे फील्ड लाइन निकालो तुम, कैसी, उस एज के परपेंडिकुलर निकालो, तो उस एज के परपेंडिकुलर निकालोगे तो क्या होगा, वो एज जिन भी चार फेसेस को टच, चार फेसेस को टच कर रही होगी ना, उनमें से दो तो साइड वाली हो जाएंगी और ऊपर नीचे वाली हो जाएंगी, इन चारों में से फील्ड लाइन ग्रेज करते हुए निकलेंगी, इनको छू करके निकल जाएंगी, उनमें से फ्लक्स जीरो पास होगा। हाँ, दो, छह में से दो फेस ऐसे आएंगे जिनसे कि ये पास हो ही नहीं रहा है, जिनसे दूर है ये, उन फेसेस में से ही खाली फ्लक्स पास होगा। समझा बच्चा।
हाँ बच्चों, ये बात समझ में आई सबको? ओके। अब देखिए, अच्छा एक और इसका क्या है, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आईआईटी में आया था, है ना? वो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शीट है ना सबके पास? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शीट निकालो बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शीट में एक क्वेश्चन मैं तो बताता हूँ। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 24 देखो बच्चों। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 24। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 20। सर आप एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन दिखा सकते हो?
हाँ बच्चों, देखा क्या क्या आंसर आया भाई उसका? कुछ आइडिया लग रहा है कैसे कर रहे हैं? हाँ देखो, उसमें किस तरह का कंस्ट्रक्शन बना के हमें सिमेट्री लेके आना। एक बच्चे ने सही आंसर बताया भाई। देखो ये √3L/2 जो डिस्टेंस दी हुई है ना, इसका क्या यूज करोगे, ऐसा सोचो। सर इसका डायग्राम बना सकते हैं? डायग्राम तो बना हुआ है ना। डायग्राम तो बना हुआ है, बाकी आपको कैसे उस डायग्राम को मॉडिफाई करके बनाना, ये तो आपको ही सोचना पड़ेगा। एग्जाम में तो क्वेश्चन बस इतना ही आया है। देखो बताता हूँ मैं कैसे करेंगे। देखो, वो जो वायर है वो ABCD से कितनी डिस्टेंस पे दिखा, √3L/2 डिस्टेंस पे दिया है। ये जो BC है ना, BC को मैं अपने प्लेन में बना लेता हूँ। और BC की लेंथ हमें क्या दी हुई है, A दी हुई है, BC की लेंथ A है। और वायर जो है वो उससे कितना डिस्टेंस पे है, √3A/2 डिस्टेंस पर उससे वायर। तो BC को अगर मैंने बोर्ड के प्लेन में बना दिया तो वायर परपेंडिकुलर हो गया, है ना। अच्छा एक बात और नोट करो, बिकॉज ये डिस्टेंस √3A/2 है, अगर मैंने इसको यहां से ज्वाइन किया तो क्या होगा, ये A/2 है, ये √3A/2 है, तो ये एंगल 30 डिग्री आ जाएगा, यानी ये एंगल 60 डिग्री आ जाएगा, ये 60 डिग्री आ जाएगा।
तो ये पूरा एंगल 60 डिग्री आ जाएगा। मतलब अगर मेरे को पूरी तरह से इसको बंद करना है तो एक ऐसा हेक्सागन बनाना पड़ेगा। I will have to form a hexagon like this, है ना। वायर उसकी एक्सिस पे आ जाएगा और अब क्या है भाई, टोटल जो वायर की लेंथ होगी इसके अंदर वो L हो जाएगी, तो लैम्डा L बाई 6 एप्सिलॉन नॉट आंसर आ जाएगा क्या? बोलो बच्चों। ये हेक्सागन वाला मैं एक और डायग्राम बना के समझाता हूँ। इसको आप ऐसे ऐसे ऐसे, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। ठीक है, वायर जो है वो इधर से पास हो रहा है, ये रहा वायर, ये बिल्कुल बीचों बीच से पास हो रहा है। और जो अपना जो फेस है वो कौन सा है, वो ये रहा, बी ABCD, ये रहा ABC। अब देखो, अब समझ में आया क्या तुम? और ये जो मैंने लेफ्ट में डायग्राम बनाया है, लेफ्ट वाला डायग्राम सिर्फ इतने से हिस्से का बनाया है मैंने, ये वाला। ये जो डायग्राम है ना, वो सिर्फ इस वाले हिस्से का, इस नीचे वाले हिस्से का डायग्राम। बोलो बच्चों, अभी समझ में आया? देखो, यही स्ट्रक्चर इसलिए लिया क्योंकि मुझे, देखो मुझे क्या दिया हुआ था, मुझे दिया हुआ था, ये वायर दिया हुआ था और मुझे सिर्फ ये वाला फेस दिया हुआ, ये वाला फेस, और कुछ नहीं दिया हुआ। और मुझे ये दिया हुआ था कि ये डिस्टेंस √3a/2। मैंने कहा यार, अगर ये डिस्टेंस √3a/2 है, इसका मतलब ये पूरा एंगल 60 डिग्री आ गया। अगर मुझे सिमेट्री बनानी है, सिमेट्री बनानी है तो वायर को चारों तरफ से ढकना पड़ेगा ना।
तो 360 डिग्री का एंगल बनेगा चारों तरफ मिला करके, 360 डिग्री। अब 60 डिग्री, एक साइड 60 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है, तो टोटल 6 साइड होनी चाहिए ना, तब मिला के 360 डिग्री एंगल बनेगा। तो फिर मैंने क्या किया, वो इसको वायर को चारों तरफ से घेरने के लिए मैंने 6 तरफ से ऐसे 6 रेक्टेंगल और 5 रेक्टेंगल और ऐड किए, तो जाके वायर पूरी तरह से उनके बीचों बीच में आ पाया। समझ में आई बात? सिमेट्री के लिए, ताकि सब में से बराबर बराबर फ्लक्स भी तो जा पाए। देखो गॉस लॉ तो बता देगा कि भाई पूरे स्ट्रक्चर में से इतना फ्लक्स पास हो रहा है, लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन क्या वो फ्लक्स सब सारी फेसेस में से बराबर बराबर डिवाइड हो रहा है? ये तो हमको ही ऐड करना पड़ेगा ना अकॉर्डिंगली, ताकि बराबर बराबर डिवाइड हो, तभी मैं एक में से फ्लक्स को 1/6 या 1/n जो भी है वो कर पाऊँ। और देखो बच्चों, गॉस लॉ की एप्लीकेशन एक और होती है। गॉस लॉ की मदद से हम क्या है, ई ड्यू टू, जैसे मान लो कोई आपसे कहे, बोर्ड में आता है ये डेरिवेशन, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर ई ड्यू टू infinitely long wire with the help of Gauss। गॉस लॉ की मदद से एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव करो। तो कैसे इसको डिराइव करते हैं? देखो हम कहते हैं कि भाई सबसे पहले तो सिमेट्री हमको पता होनी चाहिए। आर्ग्यूमेंट से हम बोल सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पर हम जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसी तरीके से होगी, क्योंकि इसके लेफ्ट में जितना ऊपर जितना वायर है उतना ही नीचे है, तो पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैंसिल हो जाएगा। तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से आती है। अच्छा, अगर इस वायर के चारों तरफ मूव कर जाऊं मैं, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड यूं रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। और अगर मैं इस वायर को एक्सिस मान करके एक सिलेंड्रिकल सरफेस बना लूं, तो उस सिलेंडर की सरफेस के हर पॉइंट पर
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर बराबर भी आएगा, क्योंकि सारे ही पॉइंट वायर से बराबर डिस्टेंस पे, सारे ही पॉइंट अगर वायर से बराबर डिस्टेंस पे हैं तो सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर भी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बच्चों? अब हम क्या करें? अच्छा, गॉस लॉ लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्लोज सरफेस बनानी पड़ेगी। अगर आप सिर्फ सिलेंडर बना रहे हो तो ये तो ओपन सरफेस हुई, ऊपर से खुली हुई है, नीचे से खुली हुई है, तो हम इसमें 2 डिस्क और ऐड कर देते हैं ताकि ये क्लोज सरफेस बने। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हम क्या बोल सकते हैं? फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस कितना होता है? Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। मान लो मैंने कुछ L लेंथ और R रेडियस का ये सिलेंडर कंसिडर किया, तो इसके अंदर जो चार्ज है वो लैम्डा L है, तो इसको लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। अच्छा, इस क्लोज सरफेस के 2 हिस्से हैं, एक तो कर्व पार्ट है इसका, और एक जो 2 फ्लैट डिस्क हैं वो। इन दोनों में से फ्लक्स ऐड कर दूं तो पूरी क्लोज सरफेस का फ्लक्स आ जाता है। अब फ्लैट पार्ट के तो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेज करते हुए जा रहा है, तो दोनों जो ऊपर और नीचे की डिस्क आपने ऐड करी है उनमें से तो फ्लक्स 0 पास हो रहा है। कर्व पार्ट में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है? हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E है। E वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर के बीच में एंगल हर जगह कर्व पार्ट के लिए 0 डिग्री है, तो मैं डायरेक्टली E के मैग्नीट्यूड को बाहर क्लिक करके टोटल कर्व एरिया ऑफ द सिलेंडर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। कर्व एरिया ऑफ सिलेंडर कितना आता है? 2 पाई आर एल के बराबर आता है। ये लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। एल से एल कैंसिल होगा तो ई की क्या वैल्यू आ जाएगी? लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड कर दें, और 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट को के लिख दो, तो क्या इसको 2 के लैम्डा बाई आर लिख सकते हैं? तो ये एक तरीके से क्या हो गया? गॉस लॉ की मदद से इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने डेरिवेशन किया। एक और डेरिवेशन होता है, डेरिवेशन ऑफ ई ड्यू टू infinitely large sheet with the help of Gauss law.
लास्ट पेज ये रहा। देखो बेटा ये इनफाइनाइटली लार्ज शीट है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें डिराइव करना है और गॉस लॉ की मदद से। अब देखो हमें पता है कि ये मान लो इस पे चार्ज है सिग्मा पॉजिटिव है, तो वो ये कुछ इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करे अपने नॉर्मल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करे। तो हम क्या करें, एक ऐसा इसके पैरेलल कोई मैं छोटा सा एक स्क्वायर सरफेस कंसिडर कर लेता हूं जो कि इसके पूरी तरह से पैरेलल और क्या है, बिल्कुल बिल्कुल वो आप सिलेंडर वगैरह कुछ भी ले सकते हो, बस वो सिमेट्री मेंटेन रहनी चाहिए। ऐसा मैंने क्लोज्ड एक क्यूबॉइड बना दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसा, मान लो ये जो क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है वो ए है, तो ये जो चारों छहों तरफ इसकी बन रही है, एक दो तीन चार, चार तो ये लॉन्ग लॉन्ग वॉल्स और दो ये वाली वॉल, तो जो लॉन्ग वॉल है, चार जो लॉन्ग वॉल है उनमें से तो फ्लक्स जीरो पास होगा क्योंकि उनके तो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेज करते हुए जा रहा है। तो अगर मैं फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस लिखूं गॉस लॉ की मदद से, तो वो तो कहता है कि भाई ये क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको ई डॉट डी ए के इंटीग्रल के हिसाब से लिखोगे तो वो कितना आएगा पता है? ई डॉट डी ए के इंटीग्रल के हिसाब से आप लिखोगे तो ई इंटू ए प्लस ई इंटू ए, वो ई इंटू टू ए के बराबर आएगा। और अंदर चार्ज कितना है, सिग्मा ए। मैं मान के चल रहा हूं कि ए की तरफ चार्ज है, दोनों तरफ चार्ज होता तो सिग्मा वन ए प्लस सिग्मा टू ए करना पड़ता, ए की तरफ चार्ज है तो सिग्मा ए डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कैंसिल हो गया तो ई की क्या वैल्यू आ गई बेटे, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन। क्या ये बात समझ में आ रही बच्चों सबको?
सर वो 2A क्यों लिया? भाई इस वाले एरिया में से फ्लक्स कितना पास, इसका एरिया ए है ना, तो इसमें से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, ई ए, और इसका भी एरिया क्या है, ए, और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो इसमें से भी फ्लक्स पास हो रहा है ई ए, तो टोटल कितना हो गया, 2 ई ए। आई बस होंगे दोनों जगह नॉर्मल वेक्टर और ई वेक्टर सेम डायरेक्शन में, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर बाहर की तरफ लेते हैं, तो लेफ्ट वाले का नॉर्मल वेक्टर लेफ्ट साइड में और राइट वाले का नॉर्मल वेक्टर राइट साइड। राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल के पैरेलल, लेफ्ट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉर्मल के। तो टोटल फ्लक्स 2 ई ए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, दोनों जगह से पॉजिटिव फ्लक्स काउंट हो। है ना। अच्छा देखो, वैसे पता है बुक्स में क्या है, अगर आप बुक्स में देखोगे, भले ही वो सीबीएसई बोर्ड की हो या एचएससी बोर्ड जो भी हो, उसमें क्या है, वो लोग सिलेंड्रिकल सरफेस ही लेते हैं, है ना, वो लोग ऐसी सरफेस ले लेते हैं, ऐसा सिलेंडर ले लेते हैं, ठीक है। देखो रिजल्ट तो ऑफ कोर्स सेम ही आने वाला, ठीक है, रिजल्ट तो क्या है, वो सेम ही आने वाला है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इस पे भी आप करोगे तो क्या है, इधर ई वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में, यहाँ पर ई वेक्टर ऐसा, इधर ई वेक्टर ऐसा, एन वेक्टर भी ऐसा। अब इस वाले केस में क्या हो रहा है बेटे, इस वाले केस में जो फ्लैट सरफेसेस हैं उनमें से फ्लक्स आ रहा है और कर्व वाली सरफेस में से फ्लक्स नहीं आ रहा है ना। फिर से आप करोगे तो अंदर चार्ज तो कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, तो सिग्मा इंटू ए बाई एप्सिलॉन नॉट, और ई के टर्म्स में अगर फ्लक्स लिखेंगे तो ई इंटू 2 ए आएगा, तो ई की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। ए कौन सा एरिया है, ये जो शेडेड एरिया मैंने बनाया हुआ है ये ए। अच्छा इसमें एक बात हमें और ध्यान रखनी है कि हॉलो सिलेंडर की वजह से जो ई होता, ई ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग हॉलो सिलेंडर। सर आप लास्ट पेज दिखा सकते हो? हाँ हाँ बेटे, अभी अभी देखो, ई ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग हॉलो सिलेंडर।
ओके सर, हो गया। हो गया बेटा? देखो बेटा, हॉलो सिलेंडर का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? E ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग हॉलो सिलेंडर, E ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग हॉलो सिलेंडर। गॉसियन सरफेस कोई स्पेशल सरफेस नहीं होती। एनी क्लोज सरफेस इज अ गॉसियन सरफेस, है ना? एनी सरफेस विच इज क्लोज्ड फ्रॉम ऑल द साइड्स। फॉर एग्जांपल अ सिलेंडर विद बोथ द लिड्स, दोनों दोनों जगह से डिस्क लगा रखी हैं, तो वो एक गॉसियन सरफेस हो गई। ओनली कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर इज नॉट ए गॉसियन सरफेस, but cylinder with a lid on both sides is the Gaussian surface. A complete sphere, spherical surface is a Gaussian surface. A cube, a cuboid, all these surfaces are Gaussian surface. Any surface, देखो जैसे घर में आप लोगों के कुछ किसी के घर में पॉट रखते होंगे, जैसे इस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है, राइट? ये पुराने जमाने में ऐसा हर घर में मटका एक होता है। तो दिस पॉट इज इट अ गॉसियन सरफेस? इट इज नॉट अ गॉसियन सरफेस। लेकिन पॉट में जैसे ही मैंने लिड लगा दिया एक, तो इट बिकम्स अ गॉसियन सरफेस। एनी सरफेस व्हिच इज completely closed is a Gaussian। आई कैन अंडरस्टैंड ये वाला डाउट आपका कहाँ से आ रहा होगा, क्योंकि अपने मॉड्यूल में भी हो सकता है लिखा हुआ हो, या बुक्स में भी लिखा लिखा रहता है कि कंसिडर अ गॉसियन सरफेस, कंसिडर अ गॉसियन सरफेस। तो इट इज नथिंग स्पेशल अबाउट, देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट इट। ओनली थिंग इज इट इज क्लोज। इनफाइनाइटली लॉन्ग हॉलो सिलेंडर है ना? चार्ज्ड है, ठीक है, इट इज चार्ज्ड। और इसका बारे में भी हमको दिया हुआ है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा, having uniform linear charge। ये इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है? यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर ये तो पूरी एक सरफेस है, तो यहाँ पे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होनी चाहिए, तो फिर आप लीनियर चार्ज डेंसिटी क्यों कह रहे हो? भाई इसके लिए हम चार्ज पर यूनिट लेंथ भी डिफाइन कर सकते हैं ना, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया तो इसका यूनिफॉर्म है, राइट? तो व्हाट आई कैन, मतलब जब मैं बोल रहा हूँ कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो मेरा मतलब क्या है कि अगर मैं एल लेंथ का सिलेंडर कट कर लूं और उसका चार्ज क्यू है, तो क्यू बाई एल की वैल्यू लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा का मतलब क्या है? अगर मैं एक एल लेंथ का सिलेंडर निकाल लूं इसमें से और उस पे चार्ज कहूं क्यू है,
तो हम कहेंगे कि Q बाई L की वैल्यू जो है वो लैम्डा है। दिस इज व्हाट लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब देखो, इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है। यहाँ भी हम सिमेट्री का यूज करेंगे, है ना, और साथ में गॉस लॉ का यूज करेंगे। देखो, अगर हम इस वायर की एक्सिस के चारों तरफ के पॉइंट्स देखें, जैसे इफ आई कंसिडर पॉइंट्स लाइक दीज, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक जैसे हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। बस ये पॉइंट लेफ्ट में है तो ये राइट में। जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसके लिए वैसा इसके लिए, ये पूरे तरफ एक जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये इस तरह का है। अब क्या है, हम ऐसा एक क्लोज सरफेस कंसिडर कर लेते हैं, या यूं कहें कि इस तरह की एक गॉसियन सरफेस आप कंसिडर कर लो। सिमेट्री से हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो इस रेडियल डायरेक्शन में ही आएगा। तो इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया हम। भाई या तो आउटवर्ड आएगा या इनवर्ड आएगा, जो भी आएगा वो आएगा तो रेडियल डायरेक्शन में। अब इस पर अगर मैं गॉस लॉ लगाऊं, तो अकॉर्डिंग टू ई डॉट डी एस, देखो गॉस लॉ जब हम निकालते हैं तो उसकी दो साइड होती है। एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में, ई डॉट डी एस, और वो बराबर हो जाता है चार्ज इनसाइड बाई एप्सिलॉन। अब इस पर्टिकुलर केस में ई डॉट डी एस अगर मैं निकालूंगा तो लिख दूंगा ई इंटू टू बाई आर एल। वो ऊपर नीचे वाली में से कोई फ्लक्स पास होगा नहीं, क्योंकि उनके तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ग्रेज करते हुए निकल जाएंगी। अब बात क्या है, बिकॉज दिस इज अ हॉलो सिलेंडर, चार्ज तो सिर्फ सरफेस पे है, तो ये वाली जो मैंने गॉसियन सरफेस या क्लोज सरफेस कंसिडर करी है, इसमें से तो कोई फ्लक्स कोई चार्ज है नहीं इसके अंदर। तो Q इनसाइड इज 0 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, इसलिए E की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। लेकिन ये E की वैल्यू 0 कब आएगी? when you are at distance small r from the axis and small r is less than the radius of the cylinder, small r is less than the radius of the cylinder, तो E की वैल्यू जो है वो 0। स्मॉल r क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द hollow cylinder। लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकालने जाओगे एट स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के लैम्डा बाई R आ जाएगी, है ना। ठीक यही हमको करना है, बस चार्ज इनसाइड में लैम्डा L रख देना है अपने को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे आ जाएगी 2 के लैम्डा बाई स्मॉल r। ये एक हॉलो सिलेंडर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का ये एक्सप्रेशन होगा। सिलेंडर के अंदर 0, सिलेंडर के बाहर कितनी? लैम्डा L डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। सर ई जीरो के लिए आप रीजन दे सकते हो क्यों इनसाइड जीरो के लिए? हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो? क्यों इनसाइड जीरो का रीजन? ई इनसाइड 0 का रीजन, ई इनसाइड 0 का रीजन, चार्ज इनसाइड 0, अंदर चार्ज 0 है ना भाई। चार्ज खाली सरफेस पे ही है ना, ये बाहर वाली बाउंड्री पे ही तो चार्ज है। ये वाला जो अंदर वाला सिलेंडर मैंने कंसिडर किया है उस पे तो चार्ज 0
उसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं है ना। आई वाज ऑन। भाई चार्ज सिर्फ बाहर बाहर बाउंड्री पे, हॉलो सिलेंडर का मतलब यही तो होता है कि चार्ज सिर्फ कहाँ पे है, ओनली ऑन द आउटर बाउंड्री पे ही चार्ज, इस कैपिटल आर रेडियस पे ही चार्ज है बस, और कई जगह पे चार्ज। देखो जब आप आर ग्रेटर देन आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाओगे, ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बड़ा गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी। अगर इस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है तो इतनी बराबर बराबर डिस्टेंस पे हर जगह जाना पड़ेगा ना अपने को। ऐसा जब मैं बनाऊंगा तो LHS तो मेरा वही रहेगा, E इंटू 2πRL। RHS में अब मैं इस बड़े सिलेंडर के अंदर चार्ज जीरो नहीं बोल सकता हूँ, बड़े सिलेंडर के अंदर चार्ज कितना बोलना पड़ेगा, लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट। तो L से L कैंसिल हो जाएगा, E की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा बाई 2πR एप्सिलॉन नॉट, या E को क्या लिख दोगे, 2k लैम्डा बाई R। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? ठीक है बच्चों, फिर बाकी जो है वो अपन अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी आप होमवर्क में ये कर सकते हो, आपका सेक्शन आई, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का सेक्शन आई, ये हम कंप्लीट कर सकते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेविटेशन के बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी।